IBN 7 हौसला है। तो चलिए आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे आसाराम की। गिरफ्तारी के बाद से ही जमानत के लिए बीमारी का दावा करने वाले आसाराम को आज जोधपुर जेल से दिल्ली लाया गया। दिल्ली में आसाराम की सेहत की जांच के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान जोधपुर से लेकर दिल्ली स्थित एम्स तक आसाराम समर्थकों ने खूब शोर शराबा किया और हंगामा किया। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि हंगामे के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन लेकर आया इन तमाम समर्थकों को? क्या इन समर्थकों को कोर्ट और कानून पर भरोसा नहीं है? जोधपुर से स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली लाया गया ये है आसाराम, नाबालिग से बलात्कार का आरोपी। स्टेशन पर समर्थकों की भीड़ को देखकर हमेशा आशीर्वाद के लिए उठने वाले हाथ इस मौके पर जुड़ गए। करनी का फल जेल में भुगत रहा आसाराम स्टेशन पर हंगामा करने वाले समर्थकों को शांत रहने का इशारा करता रहा। हंगामे के बीच राजस्थान और रेलवे पुलिस के जवानों ने मशक्कत से उसके बाहर निकलने का रास्ता बनाया। इस बीच स्टेशन पर मीडिया से लेकर कौतूहलवश देखने वालों की भी भीड़ लगी। आसाराम समर्थक रह रहकर नारेबाजी भी करते रहे। आसाराम को स्टेशन से सेहत की जांच के लिए एम्स लाया गया, लेकिन यहां भी समर्थकों की टोली शोर शराबा करती रही। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। डॉक्टर्स की टीम बापू को जांचेगी और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को वो जांच का जो रिपोर्ट होगा वो दिया जाएगा। उस जांच के रिपोर्ट के आधार पे फिर सुप्रीम कोर्ट आगे जो भी एक्शन होगा लेगी। आसाराम का कहना है कि उन्हें त्रिनाड़ी शूल नाम की बीमारी है। हालांकि डॉक्टर और वैद्य इस तरह की किसी बीमारी से इनकार करते रहे, जबकि उनके बेटे नारायण साईं का कहना है कि उन्हें ट्राइजेमिनियल न्यूरोलॉजिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी की वजह से उनको भयंकर दर्द रहता है। फिलहाल एम्स में डॉक्टरों के बोर्ड ने आसाराम की सेहत की जांच की। अब डॉक्टर बताएंगे कि उसे इलाज के लिए गामा सर्जरी की जरूरत है या नहीं। यहां भी समर्थकों की भीड़ लगी रही। आसाराम समर्थक अब भी मानते हैं कि उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। ये बापूजी 18 महीने हो गए हैं, अभी तक जेल में है। ठीक है, पुलिस अभी तक एक भी चार्जशीट पेश नहीं कर पा रही है। जोधपुर पुलिस मेडिकल रिपोर्ट जो है जो इनिशियली निकली थी उसमें डॉक्टर ने भी क्लियर बोला था कि कुछ रेप का केस नहीं है, बट सारा इंडिया आज की डेट में सिर्फ यही सोच रहा है कि भाई रेप हुआ है। इससे पहले बुधवार की रात जोधपुर सेंट्रल जेल से मंडोर एक्सप्रेस से आसाराम को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। आसाराम के लिए एसी फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन था। जोधपुर स्टेशन पर भी आसाराम समर्थकों की भीड़ उसे विदा करने आई। हालांकि राजस्थान पुलिस आसाराम को बस से दिल्ली लाना चाहती थी, लेकिन आसाराम इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब कोर्ट ने भी उसे विमान से दिल्ली लाने की इजाजत नहीं दी, तो उसे मजबूरन ट्रेन से दिल्ली लाना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने रिजर्वेशन के लिए उसका टिकट संत आसाराम जी के नाम से बनवाया। आसाराम की दिल्ली यात्रा की भनक लगते ही कई यात्रियों ने भी टिकट कटाकर यात्रा शुरू कर दी। इस वजह से यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा की कोई बात नहीं, ये हमारे आम उसी तरह विचाराधीन की तरह है। और वैसे जो है इनके जो पूर्व के जो कंडक्ट और जो भी प्रक्रिया देखते हुए माकूल इनके साथ सुरक्षा व्यवस्था भेजी गई है। यहाँ से 20-17 के आसपास पुलिस के आदमी हैं और 4 जीआरपी और 4 आरपीएफ यहाँ से रवाना हो रही है। आसाराम पर कई तरह के आरोप हैं। उस पर गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप है। सूरत की 2 महिलाओं के साथ भी बलात्कार का आरोप है। उस पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और आश्रम की साधिकाओं की मदद से महिलाओं के शोषण का आरोप है। इसके अलावा आसाराम पर आपराधिक साजिश रचने और हथियार अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है। फिलहाल जोधपुर की युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद आसाराम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आसाराम का टिकट संत आसाराम के नाम से क्यों बनवाया गया?
आसाराम को एसी फर्स्ट क्लास से दिल्ली क्यों लाया गया? कब मिलेगा पीड़ित महिलाओं को इंसाफ? क्या बलात्कार से जुड़े कानूनों में बदलाव और सख्ती का नहीं हुआ है कोई असर? क्या देर से मिले इंसाफ को पूरा इंसाफ माना जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी चिंता सरकार और व्यवस्था को भी करनी चाहिए। जयपुर से भवानी सिंह के साथ दिल्ली से ब्रजेश तिवारी, IBN7। तो यौन शोषण का आरोपी आसाराम जोधपुर से लेकर दिल्ली एम्स तक की यात्रा के दौरान जगह जगह हंगामा करते समर्थक नजर आए। आसाराम की गिरफ्तारी के 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो आसाराम को जमानत मिली है और न ही पीड़ितों को इंसाफ मिला। और यही है हमारा आज का मुद्दा, जिस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय में आपका करा देती हूँ। महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी हमारे साथ हैं। इसके अलावा क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अनुजा कपूर हमारे साथ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा जुड़ेंगी हमारे साथ। इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदू जन जागृति समिति के रमेश शिंदे और साथ ही साथ धर्मगुरु स्वामी दीपांकर। स्वामी दीपांकर, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। बड़ा सवाल यह है, जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट तो खुद ही कह रहा है कि आप अपनी जांच करवाइए, आइए, और एम्स में बकायदा उनको लाया भी जा रहा है, तो फिर समर्थकों तक ये बात कहां तक पहुंचती है? और इतना हुजूम समर्थक वहां पर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं कि पुलिस को भी संभालना मुश्किल हो जाता है। नवजोत, इस बात को हम कुछ इस तरीके से समझाना और कहना चाहेंगे कि बताया जाता है इसीलिए पता लगता है, वरना ऐसे पता नहीं लग सकता। और जहां तक बात रही इस केस को लेकर के समर्थक पहुंच कैसे जाते हैं और अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, अभी शायद हमें जो सुनने में आया था और जो अभी वर्तमान की अपडेट थी वो ये थी कि वो लड़की कह रही है कि जिसके आरोप में ये आसाराम जी भीतर हैं, उसी लड़की ने कहा कि मैं ये केस वापस लेना चाहती हूं। तो जज ने फटकार लगाकर कहा कि आपको जबरदस्ती अब ये केस लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले आरोप क्यों लगाया, और अगर जो आरोप लगाया तो अब आप अपने आरोप वापस क्यों ले रही हो। तो कुल मिलाकर के जो ये परिस्थिति अब मुझे उभरती हुई सामने दिख रही है, मुझे इसमें राजनीति के अलावा और षड्यंत्र के अलावा कुछ खास दिखाई नहीं। लेकिन अब तो चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। परंतु परिस्थिति यह है कि उसके बावजूद लड़की अपने बयान वापसी ले और उसके बाद जज फटकार लगाए, उसके बाद भी वो ये कहे, उसके बाद वो गायब हो चुकी है। अब तक वो सामने नहीं आई। एक वीडियो सामने आया है और वो वीडियो भी ऐसा है जो अपने आप में कई पेचीदगियां और कई क्वेश्चन खड़े करता है। लेकिन कुल मिलाकर स्वामी दीपांकर, ठीक है, लेकिन ये एक मामला नहीं है, ऐसे बहुत से मामले हैं। अगर हम मामलों की फहरिस्त गिनवाने शुरू करें तो ऐसे बहुत से मामले। अब दोनों मामलों की बात कर लेते हैं, छिंदवाड़ा वाला मामला ले लीजिए या फिर सूरत वाला मामला। पर नवजोत, परिस्थिति जो है, जो मैं समझ पा रहा हूं, और जो छिंदवाड़ा और सूरत दोनों की बात करते हुए अगर जो कहूं, तो मैं सिर्फ इस मुद्दे पर पहुंचता हूं कि जब तक आरोप लगे इंसान आरोपी नहीं हो जाता, दोषी हो। जब दोष सिद्ध हो जाए उसके बाद दोषी और आरोपी हम लोग कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर ऐसे में ठीक है, मैं रमेश जी शिंदे आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। तो फिर ठीक है, अगर मामला कोर्ट में है तो भक्तों को भी थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। कोर्ट में मामला है, वो अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, कोर्ट अलाउ कर रहा है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में क्या मतलब बनता है कि समर्थक वहां पर इकट्ठा हो? देखिए, ये यदि हम देखेंगे तो ये जो नाता है भक्त और संत के बीच का, इस नाते को हम इस तरीके से सोचना चाहिए कि वो अपना जैसे बेटे और पिता का नाता है। और इसी कारण से हमें तो ये देखना चाहिए कि इतने सारे लोग, इतने आरोप उनके ऊपर होने के बावजूद उनके ऊपर इतना प्यार कर रहे हैं, वो वहां पर आ रहे हैं, अपने इतने ठंड में वो वहां पर आकर के रुके हुए हैं। तो इस बात को यदि देखा जाएगा तो उनकी जो भक्ति है उसके बारे में हमें देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या केवल इसी बारे में ऐसे हो रहा है? मैं आपको उदाहरण देता हूं, जयललिता को जब अरेस्ट किया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में, तो उनके समर्थकों ने तो चेन्नई पूरा बंद किया था। चेन्नई से बैंगलोर का हाईवे पूरा वहां पर गवर्नमेंट को बंद रखना पड़ा था। तो हर एक जगह पर जो समर्थक है वो केवल बापूजी के समर्थकों के बारे में, इसका मतलब इनको भी पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने तो वहां पर दंगा मचाने की बात की है। कल तो ममता बनर्जी के समर्थक जो है साबिर अली, उन्होंने तो कहा कि ममता को हाथ लगाएगी सरकार, सीबीआई, तो अग्नि कन्या है। हम गलती की तुलना गलती से तो नहीं कर सकते ना। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी, क्योंकि आप वीडियो दिखा रहे हैं, मैंने सुबह से आपके चैनल का वीडियो देखा है, आप जो कह रहे हैं कि हंगामा किया, उसके अंदर कोई हंगामे की शूटिंग नहीं है। दूसरी बात यह है कि बापूजी सबको शांत करवा रहे हैं। मैंने उस बापूजी को मिलने गए हुए 2 लोगों से बात की, उन्होंने स्पष्टता से कहा कि बापूजी को देखने के लिए ही लोगों की भीड़ थी। अब हर बार बापूजी को जेल लेके जाते हैं, जोधपुर जेल के सामने 2000 से 3000 की संख्या में भक्त वहां पर खड़े रहते हैं, शांति से खड़े रहते हैं।
तो उनको केवल दर्शन की अपेक्षा है। बापूजी ने सबको यानी ये सिर्फ आशीर्वाद यहाँ दिया, दर्शन के लिए आए थे, सब दर्शन के लिए आए। ठीक है, उन्होंने चलिए। कहा कि हमको कहा गया साइड में हट जाइए, हाँ। हम सभी हट गए हाँ, और बापूजी वहां से चले गए। हाँ। तो ये जो बात है कि यदि उनके समर्थक उनका दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें दर्शन देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। महामंडलेश्वर मातनपुरी जी हमारे साथ मौजूद है। आप सुन रहे होंगे ये बातचीत जो चल रही है यहाँ पर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता नहीं कि समर्थकों को थोड़ा इंतजार, क्योंकि मामला तो कोर्ट में है, अब कोर्ट इंसाफ करेगा? देखिए, समर्थकों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आपका कहना है जी। कितना इंतजार होगा? इसमें सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सरकार की ओर से भी कहा गया और आवश्यकता भी है कि तत्काल इसमें फैसला हो जाना चाहिए था। यह 15 महीनों में नहीं हो पाया। दुर्भाग्य से एक कारण यह भी है, देखिए आसाराम जी के समर्थकों की बड़ी संख्या है, रही है, और उनके यहाँ व्यवस्था भी है, उनके अपने लोग भी हैं। और इस पर सोशल मीडिया पर मैंने आने के पहले देखा था कि पूरी आइटिनरी जारी की गई थी कि इस ट्रेन से जाएंगे, इतने बजे जाएंगे, तो ये व्यवस्था भी की गई है। लेकिन मेरा जो निवेदन है कि इस पूरे मामले में जो बीच में भ्रम आ रहा है, लड़की गायब हुई, लड़की मिली, लड़की का ये हुआ, कोर्ट को भी चाहिए और भक्तों को भी एक बार इंतजार कर लेना चाहिए कि जल्दी, मैंने पहली बार भी कहा था, अब भी कहा था कि आरोप हैं, आरोप गंभीर भी हैं और पीड़िता के साथ भी न्याय की बात होनी चाहिए, लेकिन एक के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से, वो राजनीतिक हो, षड्यंत्र हो या जो भी कारण हो। तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि पूरे मामले को देखते हुए तत्काल इसमें जल्दी से जल्दी निर्णय आना चाहिए। वही निर्णय सारी चीजों को बचाएगा, वरना हम इसी प्रकार करते रहेंगे। अगर 15 महीने में हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे तो 15 महीने न्याय के लिए बहुत होते हैं। तो न्याय प्रक्रिया पर मेरा निवेदन है कि न्याय पर जल्दी होना चाहिए। और दूसरी बात है, देखिए इसमें जो दिखाया आपने, बापूजी उन्हें मना कर रहे हैं और किसी के भी समर्थक को, चाहे राजनीति के हो चाहे धर्म के हो, हंगामा करने का अधिकार उन्हें नहीं है। लेकिन देश में प्रक्रिया बन चुकी है, बन रही है, इसलिए यह पूरी प्रक्रिया को उस रूप में देखा जाना चाहिए। एक नहीं, बहुत से मामलों में हमने देखा। बिल्कुल ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अनुजा कपूर, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती हैं? जिस तरीके से इतने समर्थकों का वहां पर इकट्ठा होना, क्या ये सही है या नहीं? ये एक तरीके का ब्रेन वॉश हुआ था इन लोगों का, जब आसाराम जी इन प्रोसीडिंग्स पे चल रहे थे, उसी दौरान बाहर भी कितने समर्थकों को आप देख रहे थे। ये एक ब्रेन वॉश की जो प्रथा है, जहां पर लोग आज भी अपने आप को उनके समर्थक मानते हैं और मानते आ रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो उनके लिए वो इनोसेंट थे और इनोसेंट रहेंगे। तो ये जो एक बिलीफ है, वो बिलीफ इन्हें कहीं ना कहीं उनके पास दोबारा से खींच कर लेकर आता है। कहते हैं ना कि वही चीज, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा लॉ कहता है कि जब तक आदमी पर, अक्यूज्ड पर आप कन्विक्शन नहीं कर देते, तब तक वो कन्विक्टेड नहीं है। और इसी तरीके से अब आप देखिए कि कहां पर, जहां पर लिखा हुआ आ गया आसाराम बापूजी यहां से ट्रैवल करेंगे, तो उसका मतलब ही क्या है? उसका मतलब ही यही है कि ऑटोमेटिकली एक वाइल्ड फायर की तरह चला गया मैसेज, इंफॉर्मेशन बाहर ट्रैवल करके, क्योंकि एक से दूसरे की वर्ड ऑफ माउथ है, एक से दूसरे तक बात पहुंची। तो सारे जो इनके समर्थक हैं वो इस तरीके से रास्ते पे आकर खड़े हो गए। अब आकर ये दिखाने का मतलब होता है कि आसाराम बापूजी को ये दोबारा से उनको एक हिम्मत बंधाई जाए, उनको ढांढस इस तरीके से कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम मानते हैं कि आप इनोसेंट हैं और आपने कुछ नहीं किया। तो इसलिए अगर आप जेल में भी हैं, तो जिस प्रकार से आप अपना ढांढस बनाए हुए हैं, आपको लगता है कि कहीं पर भी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ और हम लोग आपके साथ खड़े हैं उसी तरीके से जैसे हम पहले खड़े थे, तो आप अपनी प्रक्रिया को जारी रखें। तो ये जो एक समर्थक, जब फैन फॉलोइंग आपके साथ आके खड़ी जाती है, तो एक आपका बैकबोन प्रोसीजर आ जाता है। वो बैकबोन जो है वो ही तोड़ना बहुत जरूरी है। दीपांकर जी, वो ही तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत जरूरी है पता लगाना कि देखिए आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि लॉ अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि लॉ के हिसाब से आप चलिए। बिल्कुल, और यही मातनपुरी जी यही बात समझा रहे थे, क्योंकि और इसी से एक और बड़ा सवाल भी उठता है, क्योंकि बलात्कार से जुड़े तमाम कानूनों में जिस तरीके से बदलाव हुआ, सख्ती हुई, उसका भी असर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका निर्णय होना चाहिए। दीपांकर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे थे,
नवजोत के हम लोग बात करते हैं न्याय की। अभी हाल ही की बात है, हम आश्रम में अपने ब्लैंकेट्स बांटने के लिए गए थे, तो वहां पर एक व्यक्ति, नेक्स्ट अखबार में हमने पढ़ा नेक्स्ट डे, कि कानून से इंसाफ मांगता मांगता कानून की चौखट पर ही 15 साल से दम तोड़ दिया उसने। तो हमारे जो कानून की व्यवस्था है वो इतनी लचर है वर्तमान परिस्थिति में कि हम बात कानून देने की तो करते हैं पर कानून के संदर्भ में कुछ नहीं करते। नहीं समझे? यही सवाल हम उठा रहे थे। कानून के संदर्भ में हम कोई वार्ता नहीं करते। पर मुझे ये परिस्थिति जो देखकर लग रही है, उस व्यक्ति की भी परिस्थिति देखी जाए, वो 72 साल का बुजुर्ग है। हम लोग आरोपी के उसमें देख रहे हैं, बिल्कुल देखना चाहिए क्योंकि आरोप है या नहीं है ये गौण है अभी, परंतु वो 72 साल का व्यक्ति है, लाखों लोगों की उसमें आस्था है या नहीं है। पर हम ये कह रहे हैं कि हंगामा, ऐसा कोई हंगामा मुझे अब तक ठीक है इसमें नहीं दिखा। आपने एक और बात शुरुआत में, हाँ खत्म कर लीजिए अपनी बात। हाँ प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि संदर्भ में ये ना देखा जाए कि कोई हंगामा है, क्योंकि आप किसी परिस्थिति में देखिए, किसी नेता का जन्मदिन हो तो उससे ज्यादा समर्थक होते हैं, और वो हो सकता है कि बात बिगड़ने पर पुलिस को एक मौलाना साहब बेखौफ कह रहे हैं कि मैं इससे डरता नहीं हूं। इससे ज्यादा मेरे देश के कानून की लचर व्यवस्था क्या हो सकती है? यहाँ पर सवाल पता है क्यों हम यहाँ पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं, आप समझिए सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले वो संत हैं, आप उनको संत आसाराम जी महाराज कहते हैं, वो संत हैं, और किसी संत से इस तरह की हम अगर इतने ज्यादा फॉलोअर्स वहां पर हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता, किसी के जहन में ये बात आ भी नहीं सकती कि उन पर इस तरह का आरोप लगेगा। और वो इतने समय से जेल में है, महिलाओं ने आरोप लगाए, उनके साथ जो सहकर्मी है उन पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। इसीलिए यहाँ पर सवाल उठता है कि जब मामला कोर्ट में है तो फिर ऐसे में इतने समर्थक क्यों? मैं सिर्फ इसमें एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी आप जो आरोप कह रहे हैं, सूरज वाला वो जो छिंदवाड़ा वाला भी, और जो महिला वार्डन ने लगाया उसका भी, पर मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा नवजोत बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि आरोप लगा देना, देश में आरोप देश के इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन पर भी लगे थे। देखिए मैं यहाँ पर वही बात कर रहे, वो एक पॉलिटिशियन है, हम संत की बात करते हैं, उनके फॉलोअर है, आस्था जुड़ जाती है लोगों की ऐसे लोगों के साथ। नवजोत इसका अर्थ ये भी तो नहीं कि एक संत होने के नाते हम उसको सूली पर टांग दें, एक संत होने के नाते हम तमाम आंखें अपनी कुदृष्टि से उसे देखने लगे। एक संत का अर्थ ये नहीं होता, हम संत चाहते हैं कि 21वीं सदी में मतलब वो मिले जो हिमालय पर बैठा हो निवस्त्र होकर के। आज की परिस्थिति भी हमें देखनी पड़ेगी, आज का परिदृश्य भी हमें देखना पड़ेगा। पर ये जो वर्तमान परिस्थिति 17 महीने से ज्यादा होने को आज नवजोत आ गए, अब तक कानून। इन्होंने खुद भी तो कितनी बार अपनी बीमारियों का हवाला देते हुए केस को लिंगर ऑन करने की कोशिश की है ना? नवजोत 17 महीने के अंदर देश में कानून, खुद भी तो इन्होंने ऐसा किया। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, पर क्या हमारे देश का कानून इतना लचर है कि 17 महीने से अब तक एक व्यक्ति के मतलब दोष की पुष्टि और इंसाफ नहीं दे पाया? उसी पीड़िता को इंसाफ तो दो। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि अभी जो संदर्भ में मुद्दा आया कि उनके सहकर्मी हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन इस बात को हमें कोर्ट के माध्यम से ठीक तरीके से जानकारी लेनी चाहिए कि उनके जो साथ थे उन सभी को बेल मिल गई है, और उसके बारे में गवर्नमेंट को इतनी बुरी तरीके से पुलिस को लताड़ा गया है कोर्ट के द्वारा कि उनको ये कहा गया कि आपने इनको दोषी बनाया कैसे। तो ये एक कॉन्स्पिरेंसी है। मैं कॉन्स्पिरेंसी का अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं कि ये बात अब सामने आई है। कल ही अमित शाह को इससे केस से निकाल दिया गया। हम इसी पर रहे। ये मैं कॉन्स्पिरेंसी की बात कर रहा हूं, कॉन्स्पिरेंसी की बात कर रहा हूं कि एक गवर्नमेंट एक पार्टी के नेता को फंसाने के लिए यदि सीबीआई द्वारा इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी कर सकता है जो कोर्ट में खुलती है, इसका तो अभी कोई जजमेंट नहीं आया है। तो ये कॉन्स्पिरेंसी है, सत्य है, क्या है, तो ये हम नहीं जानते हैं इसमें। कर रहा है कौन? क्योंकि पिछली सरकार के दौरान इनको अरेस्ट किया गया, अब सरकार बदल गई, अभी भी ये जेल में है। तो अभी तो कोर्ट में मैटर चल रहा है, और गवर्नमेंट, मैं ये सोचता हूं कि इस बार की गवर्नमेंट ने जो इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं दी है, यदि देते थे तो फिर से आरोप हो जाता था कि गवर्नमेंट है, उस कारण से ये उनको सहायता हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब न्यायालय के अंदर ये केस है और न्यायाधीन ये मामला है, तो न्यायाधीन होते हुए इसको अच्छे तरीके से न्यायालय के स्तर पर सौंपा जाए, और जो न्यायालय निर्णय देगा उसको तो स्वीकारने के लिए ठीक है। यही बात हम कर रहे हैं। अनुजा, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि स्वामी दीपांकर ने शुरुआत में ये बात कही थी कि महिला भी अपने स्टैंड पर नहीं है। कभी वो कहती है कि वो केस आगे बढ़ाएंगी, और कभी उनका ये कहना है कि वो केस वापस लेना चाहती है, जिसको लेकर कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है। ये बताएं, लगता है कि कहीं ना कहीं महिला पर भी प्रेशर है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और बिल्कुल सही जांचा है आपने इस चीज को कि महिला पर प्रेशर ऑब्वियसली आता है।
क्योंकि वो एक सोल विटनेस थी इसके अंदर और उन्हीं के आधार पर ये केस बना है। तो इसीलिए उनको विटनेस प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए और वो दी गई, और उसी विटनेस प्रोटेक्शन से वो सबकी दुनिया के सामने आती गई। तो इस वजह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करते हुए सोसाइटी के अंदर वो इधर से उधर जा रही हैं, उनका और कोई मतलब नहीं है। अब विटनेस जो है वो कैसे इतने बड़े समर्थक, आप सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, मैं शो पर आती हूँ, मेरे फेसबुक पे इतनी थ्रेटनिंग कॉल्स रहती हैं, आपको मालूम है, क्योंकि मैं इनके अगेंस्ट बोलती हूँ। तो आप ये देखिए कि जब मेरा तो इस केस से बहुत नजदीकी से रिश्ता नहीं है, तो हम लोग, मेरे को इनके समर्थक से मुझे फेसबुक पे इतने मैसेजेस आते हैं, इसलिए हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम इन शोज पे ना बैठें। पर बैठने से और डर जाने से बात नहीं चलती है। आपके साथ अगर हुआ है तो आप उसको धड़ल्ले के साथ आगे आइए, नेचुरल जस्टिस मिलता है और होगा। और यही विश्वास के साथ आज मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ और इसी चीज को लेकर आगे आ रही हूँ। मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, तभी तो लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं अनुजा, इसी का जवाब दोनों खास मेहमान रमेश जी मेरे साथ हैं, दीपांकर है, दोनों से जानूंगी। लेकिन तो आसाराम और संग्राम, यही है हमारा आज का मुद्दा और बात कर रहे हैं कथित संत आसाराम बापू की। आसाराम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने उस पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। बतौर सबूत पुलिस ने कोर्ट में आसाराम के सेवादार शिवा के मोबाइल से बरामद क्लिप्स की सीडी भी पेश की। आसाराम के खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज हैं और साबित होने पर क्या हो सकता है अंजाम, ये रिपोर्ट देखिए। आसाराम की बाकी जिंदगी जेल में ही गुजर सकती है। पुलिस ने नाबालिग से यौन शोषण में उन पर जो धाराएं लगाई हैं, अगर कोर्ट में वो साबित हो गईं, तो आसाराम का जेल से निकलना नामुमकिन है। 77 दिनों की जांच और 140 गवाहों की गवाही को कैद किया है जोधपुर पुलिस ने चार्जशीट के 1300 पन्नों में। जोधपुर पुलिस ने आसाराम के खिलाफ कोर्ट में ये चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में पुलिस ने आसाराम पर कई गंभीर धाराएं लगाई हैं और इनमें सबसे गंभीर धारा है 370(4) की। इस धारा के तहत पुलिस ने आसाराम पर मानव तस्करी और यौन शोषण के लिए गुलामों की तरह रखने के आरोप लगाए हैं। अगर आसाराम पर इस धारा के तहत अपराध साबित हो गया तो उन्हें 10 साल से लेकर आजीवन यानी पूरी जिंदगी जेल में रहने की सजा मिल सकती है। ये तो कानून ही ऐसा आया है, इसमें इसको गंभीर से कम तो मानना नहीं चाहिए। जिस कानून, जो नया कानून आया जिसके तहत पॉक्सो, जिसके तहत बापूजी को जेल में डाला गया है, तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। अब चार्जशीट दाखिल की गई है, उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, उसमें सब चीजें खुलेंगी, अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा कितना सच है कितना झूठ है। जोधपुर की सेशन कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने आसाराम पर कुल 14 धाराओं में आरोप दर्ज किए हैं। इनमें 354A यानी छेड़छाड़, 376F यानी शरीर को यौन शोषण के मकसद से छूना, 342 यानी बंधक बनाकर रखना, 506 यानी डराना धमकाना, 509/34 यानी लज्जा भंग करना, 120B यानी साजिश की धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा आसाराम पर पॉक्सो की धारा 5, 6, 7, 8 और 17 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। पॉक्सो की धारा 5, 6, 7 जबरन यौन संबंध बनाने पर लगाई गई है। यही नहीं, आसाराम पर CRPC की धारा 114A भी लगाई गई है। इस धारा में यह प्रावधान है कि अगर नाबालिग लड़की 354, 375 या 376 में केस दायर करती है तो कोर्ट में आसाराम को यह साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। कोर्ट इस धारा के तहत शुरू से ही लड़की के आरोपों को सही मानकर चलेगी। हालांकि कोर्ट में आसाराम ने एक बार फिर गुहार लगाई कि वो निर्दोष है। आरोप है ही नहीं तो स्वीकार क्या करना? नहीं, बिल्कुल सरासर 210 तक ऐसा ही बोगस है, फैब्रिकेट। कोर्ट में आसाराम के अलावा उनकी सहयोगी और छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी, छिंदवाड़ा आश्रम का संचालक शरद चंद्र, आसाराम का सेवादार शिवा और उनके रसोइये प्रकाश को भी कोर्ट में पेश किया गया। उन पर आरोप है कि इन्होंने नाबालिग को आसाराम तक पहुंचाने के लिए कड़ी के तौर पर काम किया। पुलिस ने इन पर साजिश रचने की धाराएं लगाई हैं। इसके अलावा इन पर भी पॉक्सो के तहत आरोप लगाए गए हैं, यानी अगर आरोप साबित होते हैं तो इन्हें भी आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। तो चलिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर
मार्तंड पुरी जी। इसके अलावा हमारे साथ हैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अनुजा कपूर, सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, हिंदू जन जागृति समिति के रमेश शिंदे और साथ ही साथ धर्मगुरु स्वामी दीपांकर। लेकिन उससे पहले मेरे संवाददाता ब्रजेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एम्स के बाहर से। ब्रजेश, मैं वहां से जानना चाहूंगी क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि समर्थक वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, आपने बातचीत की होगी। फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर, क्या कह रहे हैं समर्थक? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो समर्थक हैं वो जो एम्स अस्पताल है, ट्रॉमा सेंटर, पहले अस्पताल के बाहर, फिलहाल अभी ट्रॉमा सेंटर के बाहर हजारों की संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। इनसे हम पूछते हैं, आप ये बताइए, अब ये बातें सामने आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा होके एक दबाव बनाना चाहते हैं, ऐसा क्या? ऐसा नहीं, हमने कोई दबाव नहीं बनाया है, हमने कोई दबाव नहीं बनाया। हम अपने गुरुजी के दर्शन के लिए यहाँ खड़े हैं। जब तक हमें अपने गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारा प्रशासन से कोई विरोध नहीं है, हम अब उल्टा सहयोग करेंगे प्रशासन का। हमें कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने बापू के दर्शन चाहिए और जल्द से जल्द हमारे बापू की रिहाई होनी चाहिए। हम सब भक्तों का यही विश्वास, हमारे गुरुजी बिल्कुल निष्पक्ष हैं, निर्दोष हैं और एक दिन ऐसा साबित हो जाएगा, सब देखते रह जाएंगे, बापू जी बिल्कुल निर्दोष साबित होंगे। आसाराम बापू निर्दोष कब तक रहेंगे यहाँ पे? हम जब तक यहाँ पे हमारे गुरुदेव हैं, हम यहाँ पर रुके रहेंगे, टिके रहेंगे। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। दुनिया जान चुकी है कि बापूजी के खिलाफ मीडिया ने जो झूठे आरोप दिखाए वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार झूठे आरोप लगाए गए अब तक, और वो सब सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं। बिल्कुल, आरोप की आप बात करें, आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में पुलिस प्रोसीडिंग कर रही है, आप लोग की तरफ से भी कोर्ट में तमाम चीजें, तो फिर इस तरह से यहाँ प्रदर्शन करना या फिर खड़े होना कितना ठीक है? हम प्रदर्शन करने नहीं आए, हम दर्शन करने के लिए, हम अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए यहाँ पे आए। उनका स्वास्थ्य खराब है, उसको देखने के लिए आए हम। हमारे और किसी को परेशानी नहीं हमारे को, हम दर्शन के लिए आए अपने गुरुदेव के यहाँ पे। हमें किसी को प्रशासन को कोई परेशानी नहीं कर रहे, कोई भी प्रशासन नहीं कर सकता हमारे लिए, पुलिस वाला कोई भी, कि यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे को। बिल्कुल, इनका साफ कहना है कि इनको किसी से कोई शिकायत नहीं, शिकायत अगर है तो जहाँ जांच एजेंसियां हैं उनको, उनसे शिकायत है, किसी को ये दिक्कत नहीं कर रहे, जैसा इनका कहना है। बहरहाल मांग इनकी ये है कि जब तक इनके दर्शन नहीं करेंगे तब से यहाँ से हटेंगे नहीं। ठीक है दीपांकर जी, समर्थक जो है वहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन ये बताएं कि इतनी बड़ी संख्या में एम्स जैसा अस्पताल जहां पर हर दिन इतने लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, और वहां पर इतनी बड़ी संख्या में समर्थकों का इकट्ठा होना और वहां पर ये कहना कि हम अपने संत के दर्शन करना चाहते हैं, तो क्या लगता नहीं कि वहां पर भी तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, कानून व्यवस्था वहां पर भी तो खराब होती है, कितना मुश्किल होता है सबको संभालना? बिल्कुल नवजोत, अगर जो ऐसी परिस्थिति व्याप्त होती है या उत्पन्न होती है तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए और समर्थकों को भी जगह देनी चाहिए ताकि लोगों के आने जाने के लिए कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या खड़ी ना हो या उत्पन्न ना हो। पर मैं एक बात यहां और जोड़ना चाहता हूं नवजोत के, जिस प्रकार की परिस्थिति है कि हम लोग संविधान और शास्त्र, हिंदुस्तान में दो ही चीज हुई हैं जिनको लोग बहुत तवज्जो देते हैं और जिसको लेकर के पिछले दिनों में बहुत सारे बखेड़े भी देखे गए हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जो इंसान कोई लॉ को तोड़ता है तो वो अपराध कहलाया जाता है और इंसान को सजा भी होती है, जैसा हम देख रहे हैं। ठीक है, मगर कोई शास्त्र के विरुद्ध चलता है तो उसे पाप कहा जाता है। दोनों ही तरीके से स्थिति विकट है। पर मैं ये कहना चाहता हूं, इंसान को लॉ तोड़ने से आज डर लगता है कहीं कानून सजा ना दे, परंतु शास्त्र का उल्लंघन या शास्त्र को तोड़ने या पाप करने से इंसान को डर नहीं लगता। अगर जो परिस्थिति आसाराम जी की गलत है तो उनको सजा मिल रही है, आप देख रहे हैं, सामने है, लोग आ जा रहे हैं और उनको लेकर आया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, या तमाम उनको 17 महीने से जेल में बंद रखा हुआ है। अगर जो परिस्थिति यह है कि वो लड़की ने जैसे कि अचानक से अज्ञातवास में चले जाना और गायब हो जाना, नहीं, लेकिन अनुजा यही तो आपको बोल रही थी कि उन पर भी प्रेशर होगा। अनुजा को अगर इस तरह की थ्रेटनिंग कॉल्स आ सकती हैं तो फिर वो लड़की जिसने केस दर्ज करवाया उस पर भी तो प्रेशर हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि नवजोत के वो लड़की जो गायब हो गई कि उसके पीछे ही कोई कारण हो या कोई और षड्यंत्र हो, कोई पॉलिटिकल स्थिति हो। आप हर स्थिति को देखिए ना, आप एक इंसान के अंदर जाने के बाद आप उसको क्रिमिनल मान करके सारी चीजें एक ही तरफ दृष्टिकोण कर देना, वो भी ठीक नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ टीना भी इस वक्त जुड़ गई हैं
सामाजिक कार्यकर्ता हैं। टीना, आपसे मैं जानना चाहूंगी, पहला सवाल तो ये, क्योंकि आप अभी हमारे साथ जुड़ी, पहला सवाल तो ये कि समर्थकों का इतनी बड़ी संख्या में वहां पर जुड़ना, जोधपुर से लेकर दिल्ली तक, और अब एम्स के बाहर भी आपने सुना किस तरीके से हमारे संवाददाता ब्रजेश बता रहे थे समर्थकों की राय कि वो दर्शन करना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में समर्थकों का वहां पर इकट्ठा होना, क्या ये प्रेशर बनाने की एक टेक्निक है? और दूसरा ये, इतने लंबे समय से क्योंकि मामला खिंचता चला आ रहा है और इतनी बड़ी बड़ी धाराएं अगर लगाई गई हैं, तो सवाल ये है कि उस पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, अभी रिसेंट केस जो रामपाल का था उसमें भी इसी तरह का ड्रामा हमने देखा कि समर्थकों ने पूरा आश्रम घेर के रखा था, और किस तरह से मीडिया और पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई, और किस तरह से वहां से पुलिस निकाल के लेकर आई उनको। तो ये हमारे सामने अभी बहुत रीसेंट इंसिडेंट है। बट मैं सबसे बड़ी बात इसमें ये कहना चाहूंगी, आपको याद होगा कि जब निर्भया गैंगरेप हुआ था, वो लड़की एम्स में थी, सफदरजंग में थी, तो वहां पर भी मीडिया को, इवन मीडिया वैन्स भी काफी सारी अलाउ नहीं की थी बाहर, और जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, उनके एम्बुलेंस निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये तो हमारा अपना कॉमन सेंस होता है कि हम इस तरह की चीजें ना करें। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम किसी बापू के भक्त हैं और हम बहुत ही सत्यवादी लोग हैं और हम बहुत ही अच्छे आम नागरिकों की तरह बिहेव कर रहे हैं, गुंडों की तरह नहीं बिहेव कर रहे हैं, तो इस तरह का किसी भी हॉस्पिटल के सामने खड़ा होना मुझे नहीं लगता कि ये सेंसिबल है। हॉस्पिटल में आवाजाही, वहाँ पेशेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में आप इकट्ठे हैं, तो कोई एम्बुलेंस अगर किसी को समय से अंदर बाहर नहीं जा पाएंगे तो उनको भी दिक्कत आ सकती है। दूसरा ये कि जिस तरीके का चीजें हैं, और आसाराम जी के ऊपर पूरे चार्जशीट अभी फाइल होगी, उसमें जब भी सारे सेक्शंस जो भी लगाए हैं वो बहुत ही ग्रेव सेक्शंस हैं और पॉक्सो के अंडर हैं। उसके अलावा भी बहुत से पॉक्सो का 4, 5, 6, 7 है। तो मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें मुझे नहीं लगता कि आसाराम जी, क्योंकि पुलिस ने जब वो अपने फ्रेम किए हैं चार्जेस, तो उनको कहीं ना कहीं पुलिस ने सबूतों के आधार पे किए हैं। तो कह देना ये कि आसान होगा उनका निकलना, मुझे नहीं लगता है। अगर आसान होता तो उनको जमानत भी मिल गई होती। 3 बार उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी, उनको जमानत नहीं मिली। इवन उनको मेडिकल एड जो भी मिल रहा है वो भी चाहते थे कि वो बाहर से मिले, उनकी खुद की डॉक्टर उनको मेडिकल एड दे, तो वो भी नहीं अलाउ किया गया। तो कहीं ना कहीं चार्जेस बहुत स्ट्रांग है, और इन चार्जेस में अगर बेल नहीं मिली है तो मुझे लगता है कि लंबे जा सकते हैं। ठीक है, और यही हम कह रहे हैं, क्योंकि क्या देर से मिले इंसाफ को हम पूरा इंसाफ कह सकेंगे? क्या इसमें जल्दी जल्दी ट्रायल नहीं होना चाहिए? आपका रिएक्शन रमेश जी मैं लूंगी, और उसके बाद मैं जाऊंगी मातनपुरी जी और अनुजा जी के पास। जी, एक जो माहौल बनाया जा रहा है कि इसके द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहां पर 2000 भक्त जमा होकर के क्या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा या कोर्ट के ऊपर प्रेशर आएगा? किसके ऊपर प्रेशर आ सकता है? क्या हमारे कानून या हमारे सरकार या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इतना खोखला बन चुका है कि 2000 लोग वहां पर जमा होने से वो प्रेशर में आ जाते हैं? इतने हजारों की भीड़ में उनको जब अरेस्ट करके लेके गए तब कोई प्रेशर तो नहीं बना था, तो आज कैसे प्रेशर बनेगा? ये एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो कहा जा रहा है कि वो लड़की के ऊपर प्रेशर आ सकता है, जो कंप्लेनेंट है, देखिए उसके साथ तो सहानुभूति सभी की होगी, लेकिन मैं ये क्लियरली कहना चाहूंगा, उस लड़की ने कितनी बार कोर्ट में अपने बयान बदले हैं। पोस्को एक्ट ऐसा है कि जिसके अंदर उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं किया जाएगा, उसको कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा। जो बापूजी के लॉयर है उनको कोई अधिकार नहीं होगा, यानी पोस्को एक्ट के अंतर्गत उसको क्वेश्चनिंग का भी अधिकार उसमें से निकाल दिया गया है। तो उसे तो डरने की कोई बात नहीं है। जब कोई लड़की निर्भीकता से आकर के कंप्लेंट कर रही है, तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि उसके ऊपर दबाव आ सकता है? देखिए वो अकेले नहीं है, बात है समर्थकों की तादाद तो आपने यहाँ भी देख ली। उसको पुलिस अगर कोई प्रोटेक्शन उनके दिया खिलाफ गया है। आवाज भी उठाता है तो उस पर किस तरीके से उनके समर्थक उनको धमकियां देते हैं। मैं गलत नहीं कहूंगी, मैंने यहाँ पे एक ट्वीट किया और मेरे को यही ट्विटर पे धमकी आ गई अभी। मैं ये कह रहा हूं, देखिए कैसे है, बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूं कि एक कोर्ट में मसला चल रहा है और वहां पर आपको पूरी प्रोटेक्शन कोर्ट दे रही है, पुलिस प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, तो फिर इससे डरने की बात ही नहीं है। डर होता तो हो सकता है कि बाद में यह हो सकता था। जी अनुजा। हाँ जी, मैं यही बात इनको बता रही हूँ सर, आपके सिर्फ इतना बोल देने से कि वो अपने बयान को इधर से उधर क्यों कर रही है जब उसको पुलिस प्रोटेक्शन है और उसको डरना नहीं चाहिए। सर पुलिस प्रोटेक्शन होना और डरना ये दो अलग चीजें हैं।
आप ये देख रहे हैं कि इनके जो समर्थक हैं वो इनमें इतना अटूट विश्वास रखते हैं और उनके अगेंस्ट एक शब्द सुनना नहीं चाहते। और जहां पर इसी रीजन की वजह से वो लड़की, आपको मालूम है, जो इतने साल उसके अंदर रही होगी या जितने टाइम भी वो उसके अंदर रही है, उनके अंडर रही है, उसके ऊपर क्या बीती होगी। क्या हम बात सिर्फ एक दिन की या एक घंटे की या कुछ सेकंड्स की नहीं कर रहे हैं। वो लड़की का जो व्यवहार उस दौरान जब उस अंडर उस आदमी के नीचे रहा होगा, वो डर उसको आगे आप जो कह बयान रही है अगर ना, वो चेंज इसके कर अंदर रही ऐसे है तो दिखाई कहीं ना देता है कहीं कि वो वजह बापूजी से हो दोषी पा रहे है। हैं। इसमें ऐसे मैंने तो ये अभी बिल्कुल तो नहीं बोल जजमेंट रही ही हूँ नहीं आया बापूजी है। दोषी हैं या बापूजी दोषी नहीं है, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ और ये ना आप कह सकते हैं और ना मैं तो मैं कह वही सकती कह हूँ रहा हूँ पुख्ता। कि जब कोर्ट ये का सिर्फ और जजमेंट ही नहीं सिर्फ आया एक है कोर्ट कह तो ये सकती ऐसे है, क्यों कह ये रहे हैं कि सिर्फ और उनके सिर्फ ऊपर एक कोर्ट दबाव कह है या सकती जो भी है। वहां पर जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, आप भी वही समझेंगे और आपकी नॉलेज भी उतनी है जितनी की मेरी नॉलेज है। हम लोग आप और मैं बहस करें इस बात से, मेरे ख्याल से कि कोर्ट को ये उसके पास नेचुरल जस्टिस का है, रूल ऑफ सुप्रीमेसी आएगा, लॉ सबसे प्रधान है, आप उसके ऊपर छोड़ें। और ये अगर कोई चीज है, ये जो कोई बात चीज यहाँ पुख्ता पर है, आती तो है चीज कि निकल ये कर जो सामने आएगी। अनजस्टिस जो दिखाई देता है, एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि बापूजी के बारे में 17 महीने हो गए ये सब कुछ चल रहा है। दूसरी बात हम लेते हैं कि ऐसे केस तो तरुण तेजपाल के ऊपर हुआ। तरुण तेजपाल के ऊपर तो ये लड़की ने जाकर के खुद कहा, तो आप तरुण उसको ये तेजपाल को सारा मानते हैं उनको कि तरुण तेजपाल देखिए, ने ये कुछ मैं नहीं ये किया? कह रहा हूं कि नहीं, उनको आप बेल मानते मिल हैं गई। तरुण तेजपाल ने कुछ किया या नहीं किया? तरुण तेजपाल उसकी को बिल बातों मिल से गई देखिए, कोई भी और लड़की, बापूजी कोई को भी नहीं मिल लड़की, रही सर, है। कोई ये भी जो एक लड़की नेचुरल अपने इनजस्टिस आप दिख को रहा है इस इसके तरीके अंदर, से भरे इसके बाजार में कारण से नंगा नहीं बापूजी को करती। भक्तों के अंदर जो अंतरा गुस्सा आ रहा है। उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार ना हुआ हो। ठीक है, कोई आग लगी है तो धुआं निकल रहा है ना सर? ठीक है अनुजा, कोई आग लगी है तो धुआं निकल रहा है ना? ठीक है, ठीक है, साबित होगा तब देखा जाएगा। अभी तो साबित नहीं हुआ है। शिंदे जी, आप दोनों की भी बात, अनुजा चल रही है, आज तो साबित नहीं हुआ है। अनुजा, हमारा नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जब तक कोई दोषी नहीं माना जाता है तब क्योंकि तक उसके यहाँ पर ऊपर आप आरोप सिद्ध दोनों नहीं बैठे, होते ये आप दोनों ने ये भी बात यहाँ पर कही कि हम ये भी चाहते हैं कि ट्रायल जल्द से जल्द हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं इसी पर रिएक्शन होगी सबका कि क्यों इसको ये डिले होने की वजह और क्यों इतना ज्यादा डिले हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आसाराम और संग्राम, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मातिनपुरी जी आपके पास आना चाहूंगी, आप सुन रहे होंगे ये पूरी चर्चा। यहाँ पर सवाल ये भी है, क्योंकि इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई हैं तो फिर ये जो पूरा ट्रायल है ये इतना ज्यादा डिले क्यों हो रहा है, क्यों जल्दी जल्दी इस पूरे ट्रायल को नहीं किया जा रहा। और जहां तक दोनों खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, उन्होंने जो बात कही थी कि वो लड़की अपना बयान वापस ले रही है बार बार, जिसको लेकर जज ने भी उनको लताड़ लगाई है। लेकिन अगर हम छिंदवाड़ा वाले केस में देखें तो उसमें लड़की अपने स्टैंड पर कायम है, उसने अपना केस वापस नहीं लिया है। देखिए, मैं कुछ गंभीर बात निवेदन करना चाहता हूं कि सत्य भारी होता है जी, उसे चलने में थोड़ा समय लगता है, और असत्य हल्का होता है, असत्य बहुत तेजी से फैलता है। और सत्य तक पहुंचने की जो पहली शर्त है उसका आज अभाव है, क्योंकि सत्य निष्पक्षता चाहता है। आज जब हम पक्ष या विपक्ष में खड़े हैं तो सत्य के पास तक नहीं पहुंच सकते। ये और पूरे देश में जब भीड़ तंत्र हर जगह हावी है तो बापू के मामले में हम कैसे मना कर सकते हैं। आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां भीड़ तंत्र हावी नहीं है, जहां भीड़ के जरिए काम कराने का प्रयास नहीं हो रहा है। बापू एक मान्य है, उनकी बहुत फॉलोइंग है, और ये बहुत बड़ा मामला देश के सामने, धर्म के सामने, आध्यात्म के क्षेत्र में। इसलिए मैंने पहले ही वाक्य में निवेदन किया था कि रात दिन बैठना पड़े न्यायाधीशों को। 144 गवाह हैं, सत्य सामने आना चाहिए। एक बात बार बार उठाई गई कॉन्स्पिरेसी की, संभव है कि सरकार के साथ तोता भी होते हैं, प्रशासन तोता की भूमिका भी निभाता है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका, मैं नहीं कहता। लेकिन अब सरकार भी बदल चुकी है, इसलिए अब सत्य का सामने आना समाज के हित में, बापू से अधिक धर्म और समाज के हित में सत्य का जल्दी सामने आना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, और यही बात यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डिले नहीं होना चाहिए। टीना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डिले जिस तरीके से इस केस को किया जा रहा है, आपको लगता नहीं कि जल्दी से जल्दी अब इसमें ट्रायल होना चाहिए? बिल्कुल, ट्रायल तो अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। देखिए, हमारा जो कानूनी प्रक्रिया है वो इतनी भी लचीली नहीं है कि आप इतना टाइम ले और टेकन फॉर ग्रांटेड हो। तो मुझे लगता है कि ट्रायल होना चाहिए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो हमें नहीं आ रही थी पुलिस की तरफ से। पुलिस ने जो फाइल किया था उसके बाद दोबारा से उन्होंने अपना रिव्यू फाइल किया,
तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डाउट इस बात में आता है कि ट्रायल जल्दी शुरू होना चाहिए था। अगर हम पूरे केस को देखें तो अप्रॉक्सीमेट 6 महीने पहले ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए था। दूसरा, गवाहों को भी कहीं ना कहीं अपना लाइफ थ्रेट है, तो उनके लिए भी इजी होता अगर ट्रायल जल्दी शुरू होता और पुलिस अपना काम जल्दी करके कोर्ट में सबमिट करती। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देरी दोनों तरफ से हुई है और इस तरह के केसेस में कई बार सबूत मिटाने के भी चांसेस होते हैं, सबूत भी मिटते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका हम अंदेशा लगाएं तो शायद कानूनी प्रक्रिया पे बहुत असर पड़ता है उस चीज का। तो बिल्कुल सही बात है कि ट्रायल अब तक शुरू हो जाना चाहिए था और काफी डिले है, मेरे हिसाब से भी काफी डिले है। अनुजा, क्या आप मानती हैं कि जिस तरीके से बलात्कार से जुड़े जो तमाम कानून हैं उनमें जो बदलाव और सख्ती की गई थी उसका असर यहाँ पर इस केस में नजर नहीं आ रहा है? उसकी सख्ती का नजर तो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। आप उसकी क्या बात कर रहे हैं? आप निर्भया के केस को देख लो, उसमें नजर नहीं आ रहा मुझे। तो ये कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं इससे। हम यही चाहे कितना भी सख्त कानून हम बना लें, पर अगर उसका आप आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, उसको आगे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आगे वो चीज को होगा नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट बोल दिया उन्होंने। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? कहाँ है फास्ट ट्रैक कोर्ट? 6 महीने में होता है, 7 महीने में होता है, 8 महीने में होता है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा जाता है। बट आप ट्रायल बेसिस पे तो करें। डेथ पेनल्टी लेकर आते हैं, फिर उसको वापस कर लेते हैं, फिर ह्यूमन राइट्स बीच में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं सबको एक मजाक लगने लग गया है। अगर यही इंदिरा गांधी ने कहा था जस्टिस डिलेड ब्रीड्स करप्शन, तो अब वो करप्शन आ रही है बीच में। अगर आप जितना जस्टिस, या आप अगर सही हैं और जस्टिस फॉलो हो रहा है, तो जो बेगुनाह और जो गुनहगार है दोनों को डर लगता है। बेगुनाह को यह डर लगता है कि उसने कोई बात उसके खिलाफ जाएगी नहीं, और जो गुनहगार है उसे लगता है कि अगर मैंने कुछ झूठ बोला है या सच बोला है, जो कुछ भी है वो सामने पाक निकल के सामने आ जाएगा। हमारे में हम चूक गए हैं और यही केस है जो क्रिमिनलिटी जो है वो इतनी ब्रीड कर रही है आज के देश में, आज के टाइम पर। जो आप देख रहे हैं एसिड अटैक हुआ, ये सब क्यों? ये सब चीजें इसीलिए आगे निकल कर आ रही है कि ये बार बार हमारे मुंह पे खींच के एक तमाचा पड़ता है कि हम जहां थे बैक टू स्क्वायर वन है। हम आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों आप बेगुनाह और गुनहगार के बीच में इस तरीके की लड़ाई हो रही है जब बीच में जुडिशरी है? तो क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हमें उससे ज्यादा विश्वास हमने बाबाओं के ऊपर आ गया है, हमें उससे ज्यादा विश्वास हमें संतों के ऊपर आ गया है। जो चीज एक्चुअली हमें विश्वास आना चाहिए था जुडिशरी पे, अब वो चीज तो हट गई है वहां से। तो हमें लगता है हम बाबा के पास जाके पूछेंगे कितनी देर में हमारा खत्म हो जाएगा, कब तक हमें चीज मिल जाएगी। क्यों? जो चीज एक पढ़ी लिखी चीज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमारे जुडिशरी में है, हमारे इट्स एन एब्सोल्यूट लॉ, उसके बाद हम लोग क्यों? क्योंकि यही तो एक किसी की जो आस्था को ठेस पहुंच रहा है। अगर इनकी आस्था है, उनको ठेस पहुंच रहा है, तो क्यों? इसी वजह से। जी स्वामी दीपांकर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अनुजा ने कहा, हम अनुजा की बात से इत्तेफाक रखते हैं, पर यहां पर यह भी बात जोड़ना चाहते हैं कि अगर जो आस्था न होती तो शायद मुझे लगता है कि आज कानून जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, पुलिस की हम बात कर रहे हैं, या देश के किसी महकमे की अगर जो हम बात करें, अगर जो आस्था ना हो तो शायद महकमा ना हो। आस्था है तो ही तमाम चीज है, और अगर जो कहीं आज आस्था लोगों की घटी है तो वो आध्यात्म को लेकर घटी है। चाहे उसमें बहुत सी चीजों का रोल हो सकता है, या आध्यात्म के जो पैरोकार या आध्यात्म के जो तमाम लोग अपने आप को जो ठेकेदार समझते हैं, उनकी भी कहीं चूक हो सकती है। पर मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि हम लोगों की आस्था बाबाओं में ज्यादा हुई है और जुडिशरी के प्रति कम। पर एक हम पूरा कर दें एक बात, हम समय की कमी जल्दी कीजिए प्लीज। परंतु अगर हम समूची चीजों को एक जैसे नहीं देख सकते ना, आप अगर जो किसी की जिंदगी का सवाल है तो दूसरे की भी जिंदगी का सवाल है। आप न्याय कीजिए, पर आप न्याय करने में इतना समय लगा देंगे कि बेटा करे और पोता बरते। ये कौन से देश की न्याय की व्यवस्था है? और यही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि देर से इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड ये भी कहा जाता है। जल्द इंसाफ होना चाहिए इस पूरे मामले में। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया।